गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? ऑरेंज परचेज ऑरेंज परचेज 200 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन म्यूचुअल फंड। मतलब ऑरेंज ने परचेज कर ली हैं 200 यूनिट, 200 यूनिट कर लिए किसके? ऑक्सीजन म्यूचुअल फंड के एट ₹45। दोस्तों ये क्वेश्चन सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 17 18 सेम ऐसे ही कंटिन्यू होते हुए आ रहा है। 45 यूनिट्स एज ऑन 31 दिसंबर 2009 को खरीद लिए 45 रुपीज़ के। इन 2010 में क्या हुआ? ही रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड कितना मिला? ₹1 पर डिविडेंड पर यूनिट। एंड कैपिटल गेन कितना हो गया? ₹2 पर यूनिट। सेम क्वेश्चन है। रिक्वायर क्या है कि कैलकुलेट द रिटर्न। हमें एक रिटर्न कैलकुलेट करनी है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एज्यूमिंग दैट जो एनएवी है ऑन 31 दिसंबर 2010 मीन्स जो क्लोजिंग एनएवी है वो ₹48 है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्यूशन करते हैं हम। पहला पार्ट, पहला पार्ट आपका कहता है, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है रिटर्न का आपका इक्वल टू में NAV1 और NAV0 आपका जो ओपनिंग NAV है, प्लस जो भी आपको डिविडेंड पर यूनिट मिलता है वो पर यूनिट भी लिख सकते हो आप, प्लस कैपिटल गेन अपॉन में NAV0। अब आपको पता है दोस्तों कि क्लोजिंग NAV कितनी है आपकी? 48 और ओपनिंग NAV है आपकी 45 रुपीज़। 48 डिविडेंड जो पर यूनिट मिल रहा है आपको वो ₹1 मिल रहा है, प्लस जो कैपिटल गेन हुआ है वो हुआ है ₹2 अपॉन में NAV0। तो NAV0 आपकी कितनी है? ₹45। तो ये कुल मिला के आपका आ जाएगा ₹6 अपॉन में ₹45 इंटू में 100 इंटू में 100 इंटू में 100। तो ये आपका आ जाएगा 13.33%। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों पहला आंसर। पहला आंसर ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है। वही सेम रिक्वायरमेंट है जो अभी तक हमने सब बाकी सभी क्वेश्चनों में सॉल्व करी है। दूसरा पॉइंट कहता है कि कैलकुलेट द रिटर्न रिटर्न फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसी 1 ईयर की रिटर्न कैलकुलेट कीजिए एज्यूमिंग दैट NAV ऑन 31 दिसंबर 2010 वाज 48। वही 48 जो कि पिछले पॉइंट में था। एंड ऑल द डिविडेंड, जो भी डिविडेंड और कैपिटल गेन मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हैज़ बीन री इन्वेस्टेड। वो दोबारा का दोबारा री इन्वेस्ट हो गया एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹46। मतलब जो पैसा मिला आपने उसे दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। तो इस मामले में आपका रिटर्न क्या होगा? तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे दोस्तों कि हमारे पास, अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो डिविडेंड इनकम की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो हम ऑरेंज ने परचेज करे हैं वो 200 यूनिट्स परचेज करे हैं और हर एक यूनिट पे रुपीस ₹1 का डिविडेंड मिला है। तो यहाँ पे आपको ₹200 का डिविडेंड मिल गया होगा, प्लस आपको जो कैपिटल गेन हुआ है वो भी 200 यूनिट्स पे हुआ है
इंटू में ₹2 का, तो ये हो गया आपका 400। तो आपको टोटल रुपीस मिले हैं, वो मिले हैं 600। और परचेज प्राइस आपका जो यूनिट परचेज प्राइस है, यूनिट वैल्यू, वो है ₹46 की। तो आपने यहाँ पे जो यूनिट परचेज करे हैं, वो परचेज करे हैं 13.04 यूनिट। तो यहाँ पे आपके जो टोटल यूनिट्स आ जाएंगे, टोटल यूनिट्स, वो आपके स्टार्टिंग में तो 200 यूनिट्स थे ही आपके पास जब आपने इन्वेस्ट किया था, प्लस 13.04 यूनिट्स आपने और परचेज कर लिए। तो टोटल हो गए 213.04 यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, अब इसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग वैल्यू की बात करें। क्लोजिंग वैल्यू, तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी होगी? 213.04 यूनिट्स है, इंटू में रुपीस, क्लोजिंग वैल्यू थी 48, तो क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी आपकी ₹10,226। अगर मैं ओपनिंग वैल्यू की बात करूं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट था, वो इन्वेस्टमेंट था 200 यूनिट्स, और ईच यूनिट्स को मैंने लिए थे ₹45 में। तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी थी 9,000 रुपये की इसकी इन्वेस्टमेंट करी थी, तो आज मुझे ₹1,226 का फ़ायदा हो जाता है। तो ये फ़ायदे का रिटर्न कितना होगा? तो आप इसका रिटर्न निकालोगे तो ये सिंपल है, रिटर्न इक्वल टू में ₹1,226 अपॉन में ₹9,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, इनटू में 100। यह आपका आ जाएगा रिटर्न 13.62%। तो दोस्तों, अब आपको इसमें कंपैरिजन मिल जाएगा कि कौन सा रिटर्न आपको सबसे बेटर, और रिटर्न कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको सबसे बेटर रिटर्न दे रही है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, देखो, सिंड्रेला म्यूचुअल फंड, सिंड्रेला म्यूचुअल फंड है, हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स, एसेट्स दिए हुए इन द स्कीम ऑफ रियूडोल्फ एट द क्लोजिंग एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑन 31 मार्च 2014। मीन्स की कंपनी के शेयर्स की वैल्यू दे रखी कि कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और वैल्यू निकालनी है हमें 31 मार्च 2014 की, जिसमें ये कंपनी है, एन लिमिटेड है, डी लिमिटेड है, एस लिमिटेड है, सी लिमिटेड है, इसके इतने नंबर ऑफ शेयर खरीदे हैं, मार्केट प्राइस ये दे रखा है। अब क्वेश्चन आगे फर्दर इंफॉर्मेशन देता है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है ऑफ द स्कीम फेयर 10 लाख, मतलब इसमें आपने कितने यूनिट इशू करे थे? 10 लाख के। द स्कीम रियूडोल्फ हैज़ एक्यूर्ड एक्सपेंस, अब इसमें आपके कुछ एक्रूड एक्सपेंस है, वो है ₹2.50 लाख के, एंड अदर लाइबिलिटीज़ 2 लाख की। अब आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें एनएवी की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे बेसिक फार्मूला यही होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल एसेट्स कितने हैं, और उस टोटल एसेट्स में से अगर हम टोटल एसेट्स में से अगर लाइबिलिटी को लेस कर दें, तो हमारे नेट एसेट्स आ जाते हैं। उस नेट एसेट्स में अगर हम नंबर ऑफ यूनिट से उसे डिवाइड कर दें, तो हमारा एनएवी पर यूनिट आ जाता है, और वही चीज़ इस क्वेश्चन में करनी है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं दोस्तों। ये आंसर नंबर हमारा 21 हो गया। ये कहता है कि अगर मैं
कैलकुलेट NAV पर यूनिट। NAV पर यूनिट निकालना है, जिसमें आपका कंपनी का नाम है कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, नंबर ऑफ शेयर्स के कितने शेयर्स लिए हैं, यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर हो गया, और यहाँ पे वैल्यू हो गई। ठीक है। अब कंपनी थी नैरोबी लिमिटेड, इसमें आपने 25,000 के शेयर्स 25,000 शेयर लिए हैं, और हर एक शेयर 20 रुपीज़ का है। तो आपका ये वैल्यू हो गई, वैल्यू इन रुपीज़ 5 लाख रुपीज़ की। तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट हो गई। फिर इसके बाद कहते हैं डेकर लिमिटेड में आपने 35,000 डाले, और इसके हर एक शेयर की वैल्यू आपकी 300 थी। तो ये आपका टोटल वैल्यू 10,50,000 की हो गई। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद अगला है आपका सेनेगल लिमिटेड। आप कैलकुलेशन मेरे साथ भी कर सकते हो। 29,000 के शेयर हैं, हर एक शेयर की कीमत आपकी मार्केट प्राइस भी रुपीज़ में है। यहाँ हर एक शेयर की कीमत आपकी 380 है। तो 29,000 मल्टीप्लाई बाई 380, ये आपका ये 1 करोड़ के समथिंग अमाउंट आ गया आपका। वन वन 20,000, 1,10,20,000 आपका अमाउंट आ गया है। उसके बाद आपका कैरो लिमिटेड है, इसमें आपने 40,000 शेयर लिए हैं और 500 के लिए हैं। तो सबकी कीमत मिला के आपके टोटल, हाँ एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 500, ये आपके टोटल 2 करोड़ के शेयर हो गए। तो ये आपकी टोटल वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों। तो आपकी जो टोटल वैल्यू है वो 4,20,20,000 आपकी टोटल वैल्यू है, 4,20,20,000 की। अब इसमें से जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं उसमें से आप लेस कर देंगे जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग एक्रूड लायबिलिटी है, एक्रूड एक्सपेंस। सिंपल 2,50,000 के, और जो भी आपकी अदर लायबिलिटी है वो आपकी 2 लाख रुपए की है। तो ये यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 4,15,70,000। टोटल वैल्यू आ गई आपकी। 4,15,70,000। ठीक है दोस्तों, अभी तक क्वेश्चन सिंपल है हमारा। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बात करते हैं कि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंपनी ने कितने यूनिट्स इशू करे थे। तो कंपनी ने 10 लाख यूनिट्स इशू करे थे। तो ईच शेयर हमारे जो NAV आएगी, NAV पर यूनिट, वो आ जाएगी हमारी ₹41.57। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत सिंपल था। सिंपल कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं, उसमें से लायबिलिटी कितनी गई हमारी, और एग्जैक्टली हमारा आंसर फिर उसके हिसाब से
क्या आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 भी अच्छा क्वेश्चन है, बट इन सब क्वेश्चनों में कैलकुलेशन ज़्यादा है, लॉजिक्स वगैरह बहुत ही कम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी, एक म्यूचुअल फंड कंपनी हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स। उसके पास कुछ एसेट्स है। अंडर इट वन ऑफ द क्लोज ऑफ द बिजनेस एज ऑन। अब इसके इन इन कंपनियों, कंपनी एल एम एन पी में नंबर ऑफ द शेयर और मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस जो दे रखा है 1 फरवरी और 2 फरवरी का दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंपनी ने जो इशू करे हैं वो 6 लाख यूनिट इशू करे हैं। और सबसे पहला पॉइंट एनएवी मांग रहा है कि एनएवी कितना है। तो जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ शेयर को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एनएवी आ जाएगा। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में तो एसेट्स में से आपने लाइबिलिटीज, कुछ लाइबिलिटीज की भी इंफॉर्मेशन दी गई थी। ऑल्दो इस क्वेश्चन में तो पूरा का पूरा टोटल एसेट्स ही दे रखा है। तो पहला पार्ट तो हमारा बहुत सिंपल होने वाला है। आंसर नंबर 22 करते हैं हम। अब यहाँ पे अगर मैं कंपनी का नाम लूँ कि कौन कौन सी कंपनी है, और नंबर ऑफ शेयर, फिर मार्केट प्राइस रुपीज़ में, और वैल्यू फिर रुपीज़ में लूँ। अब कंपनी एल है, एम है, एन है और पी है। ये सारी हमारी लिमिटेड कंपनी है। अब नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे आपके 20,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं, आपने 30,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं, 20,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं, 60,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं। अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूँ तो इसका मार्केट प्राइस 20 है, इसका मार्केट प्राइस 312.40 है, 361.20 एंड 505.10। अगर मैं पहले शेयर की वैल्यू की बात करूँ तो इसका वैल्यू है हमारी 4 lakhs की। फिर दूसरे की वैल्यू है हमारी 93,70,000। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ मैं। 30,000 इंटू में 3,12,000, ठीक है। फोर्थ में आपकी जो वैल्यूएशन आ गई वो आ गई 72,24,000 की कैलकुलेशन है। एंड फिफ्थ वन इज़ आपका 3,03,06,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई। अब हम टोटल वैल्यू करेंगे। टोटल वैल्यू आ गई 4,73,02,000 की वैल्यू आ गई टोटल। और मैं अगर नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बात करूं तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है आपके 6 लाख यूनिट इशू करे थे। तो यहाँ पे एन जो आ जाएगी मेरी, वो एन आ जाएगी 78.8366। ठीक है दोस्तों, तो ये एन क्वेश्चन ने, पहली डिमांड थी क्वेश्चन की एन की, वो हमने सॉल्व कर दी है। अब दूसरी डिमांड की बात करते हैं कि दूसरी डिमांड क्या है क्वेश्चन की। तो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन एज्यूमिंग, ये आपको मानना है कि वन मिस्टर ए सबमिट अ चेक of rupees 30 lakhs to the mutual fund, and the fund manager of this company purchase 8,000 share of M Limited, and the balance amount held in the bank. In such a case, what would be the position of the fund? देखो, क्लियर कट है। एक मिस्टर ए बंदा है, उसने 30 लाख रुपए कंपनी में जमा कर दिए।
दैट मीन्स 30 लाख रुपए के उसने उस समय जो एनईवी चल रही होगी, और इस समय एनईवी कितनी है आपकी 78.8366, इतने के हिसाब से उसने यूनिट खरीद ली होगी। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, कंपनी के पास आ गए 30 लाख रुपए। कंपनी ने उस 30 लाख रुपए में से आपका 8,000 शेयर खरीद लिए एम लिमिटेड के। अब वो कितने के आते हैं वो हम देख लेंगे। प्लस बाकी का उस 30 लाख में से जो बैलेंस बचता है वो कंपनी कहीं इन्वेस्ट नहीं कर दी, कंपनी के पास बैंक में पड़ा होता है। नॉट अ इशू। तो ठीक है, अब सेकंड पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब आ जाते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बात करूँगा कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स इशू हो जाएंगे। तो आप खुद सोचो, 6 लाख यूनिट्स तो हमारे पे ऑलरेडी थे, कंपनी ने इशू करे थे, प्लस 30 लाख के किसी पर्सन ने कंपनी के यूनिट्स और खरीद लिए, और उस समय यूनिट्स की कीमत थी 78 एक सेकेंड, उस समय कंपनी के शेयर्स की वैल्यू थी 83,666। तो उस हिसाब से कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए अब वो हो गए 6,38,053 यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई यूनिट्स की बात। अब आते हैं अमाउंट इन्वेस्टमेंट की। तो टोटल वैल्यू, टोटल आपके पास बैंक बैलेंस कितना था? बैंक बैलेंस था जी 30 लाख रुपए का, जिसमें से आपने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट इन कौन सी कंपनी में किया था? एम लिमिटेड में किया था। और कितने शेयर खरीदे थे? 8,000 शेयर खरीदे थे सर, और हर एक शेयर की जो कीमत थी वो थी 312 रुपये 40 पैसे। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो आपके इन्वेस्टमेंट की आई वो रुपीस में आई 24,99,200। तो आपके पास अभी भी कितना बैलेंस बच रहा है जिसका आपने कुछ नहीं करा? वो है 5,08,000 रुपये। ठीक है जी, तो ये हमारा बैंक में पड़ा रहेगा। और अब क्वेश्चन ने, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ने पोजीशन मांगी है, पोजीशन ऑफ द फंड। क्वेश्चन ने ये नहीं मांगा है कि आप एनएवी क्या होगी, क्वेश्चन ने पोजीशन ऑफ द फंड करा है कि फंड की पोजीशन क्या होगी। तो हम फंड की पोजीशन बता देते हैं। नाउ फंड पोजीशन, तो आप देखो यहाँ पे वही कंपनी की बात आ जाती है, कौन कौन सी कंपनी में आपने शेयर खरीदे, और यहाँ पे शेयर्स आ जाते हैं कितने खरीदे, सबका मार्केट प्राइस आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी आपको पता ही है, एल है, एम है, एन है, पी है, और आपके पास इस बार कैश बैलेंस भी बचा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब शेयर्स की बात करते हैं, तो यहाँ तो 20,000 शेयर आ जाएगा, यहाँ पे बदलाव होगा, यहाँ 38,000 आएगा। पहले थे 30,000, आपने 8,000 शेयर और खरीद लिए, यहाँ आपका 20,000 आ जाएगा, यहाँ आपने कहा 60,000 आ जाएगा, यहाँ कोई शेयर्स की वैल्यू नहीं है। अब अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूँ, तो मार्केट प्राइस में तो अभी तक हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है, हम अभी 1 फरवरी को ही खड़े हैं। यहाँ 20 रुपये था,
312 रुपये 40 पैसे। यहाँ मार्केट प्राइस इन रुपीस। फिर यहाँ आ जाता है 361.20। फिर आ जाता है यहाँ पे 505.10। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू की बात करें, वैल्यू भी हमारा रुपीस में ही आया है। यहाँ तो आ जाएगा हमारा 4 लाख। और अगर उसके नीचे की कैलकुलेशन की बात करें तो वो 18,71,000, 1,18,71,000। बाकी थर्ड नंबर का की तो पोजीशन कोई चेंज नहीं होगी, 72,24,000। और फिर तीन आपके पास पी लिमिटेड का भी है, ये पी लिमिटेड का चल रहा है। और ये आ जाएगा आपका वैल्यू 3,03,06,000। प्लस आपके पास बैंक में भी पड़ा हुआ था बैलेंस 5,08,00,000। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला अमाउंट है। यहाँ हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5,03,02,000। और अब बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। यहाँ पे कोई एनएवी नहीं पूछी है, इसलिए पोजीशन की बात कर रहा है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे कि क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट बोल रहा है आपका, फाइंड आउट न्यू एनएवी ऑफ द फंड ऑन 2 फरवरी। कि 2 फरवरी को नई एनएवी क्या होगी। तो ठीक है, हम 2 फरवरी चलते हैं। अब कैलकुलेट एनएवी ऑन 2 फरवरी, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। कैलकुलेट एनएवी ऑन 2 फरवरी। तो यहाँ पे अगर मैं शेयर्स की बात करूँ, किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूँ, और फिर प्राइस की बात करूँ, और यहाँ पे वैल्यू की बात करूँ कि कितना वैल्यू हो जाएगा रुपीज़ में। प्राइस भी आपका रुपीज़ में ही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर एल लिमिटेड है दोस्तों, एम लिमिटेड है, एन लिमिटेड है, पी लिमिटेड है, और आपके पास कैश है। नंबर ऑफ शेयर आपके पास 20,000, 38,000। शेयर्स में तो कोई बदलाव नहीं आया, 20,000 एंड 60,000। हाँ, लेकिन इनके प्राइस में चेंज आ गया। 2 फरवरी को इसका प्राइस हो गया 20 रुपये 50 पैसे, इसका प्राइस हो गया 360 रुपये, इसका प्राइस हो गया 383.10 रुपीज़, एंड इसका प्राइस हो गया 503.90 रुपीज़। ये ऐसे का सही। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 4,10,000। ये वैल्यू आ गई आपकी 1,36,80,000। ये वैल्यू आ गई आपकी 76,62,000। एंड आपकी अगली वैल्यू आ गई 3,02,34,000। और आपके पास कैश, कैश में कोई बदलाव नहीं आया, एक दिन में कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा आपको। आपकी टोटल वैल्यू हो गई 5,24,86,800। और अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करूं तो वो मैंने सेकंड कैलकुलेशन में निकाल लिया था, वो हमारे थे 6,38,053। तो अब मैं एन निकालूँ दोस्तों, इसको इसके डिवाइड करके, तो जो अब मेरी एन आएगी वो आएगी ₹82.26। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन सिंपल था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, और क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी सही कैलकुलेशन वाला था।
अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं दोस्तों। सेम क्वेश्चन है 22 का। क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 अप्रैल 2009 को फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स एंड द प्राइस एट 4 पीएम। उसके शेयर्स और प्राइस दे रखे हैं। शेयर्स हैं 10,000, 50,000, 10,000, 1,00,000, 30,000। ये प्राइस दे रखे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है एनएवी निकालो। तो एनएवी निकालना तो सबसे सिंपल, सबसे आसान काम है। तो आइए पहले पहला पार्ट करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का। हम स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 23 से, जो क्या कहता है कि जो अगर मैं शेयर की बात करूं तो कंपनी में शेयर्स किस किस कंपनी में लगाए हैं और कितने नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं और प्राइस क्या रहा है और फिर उनकी वैल्यू क्या रही है, क्योंकि अपने को तो सीधा एनएवी निकालना है दोस्तों। तो शेयर्स तो ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है और सी डी ई लिमिटेड है। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड और ई लिमिटेड। नंबर ऑफ द शेयर 10,000, 50,000, 10,000, 1 लाख। नंबर ऑफ द शेयर 10,000, 50,000 एंड 1 लाख है दोस्तों। ये आपका 10,000 है, ये 1 लाख है और 30,000 है। ओके, अब इनके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस है 19.70, 482.60 आपका प्राइस है। फिर अगला प्राइस है 264.40, 674.90 and last one is 25.90। ठीक है दोस्तों। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो पहले की वैल्यू आएगी 197,000, 2 लाख, 2,41,30,000। फिर इसके नेक्स्ट वन आपका है 26,44,000। फिर इसका अगला है दोस्तों 6,47,90,000 और उसके अगले है कैलकुलेशन आपकी 7,77,00,000। ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी टोटल वैल्यू आएगी 9,52,38,000। और इसको मैं एनएवी निकालने के लिए मेरे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो है, मेरे पास कंपनी ने इशू करे हैं अभी तक 8 लाख के नंबर ऑफ यूनिट इशू करे। तो आपका जो एनएवी आ जाएगा वो आ जाएगा 119 रुपये .0475 पर यूनिट। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक, यहाँ पे हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। अब क्वेश्चन दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन दूसरा पार्ट ये कह रहा है दोस्तों, पढ़ते हैं। एज्यूमिंग दैट 1 अप्रैल 2009 मिस्टर एक्स HNI सेंड अ चेक ऑफ रुपीज। एक मिस्टर एक्स है जिसने कंपनी को कितने रुपए दिए, 50 लाख। मतलब कंपनी के यूनिट्स खरीदे
50 लाख रुपए की। तो आपको पता है कि एक यूनिट की कीमत 119 रुपये 4 पैसे, 119 रुपये 0.0475 है। 50 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन उसमें से क्या करा, फंड मैनेजर ने पैसे जैसे आए 18,000 शेयर खरीद लिए सी लिमिटेड के, सेम प्राइस 6,674.90 में। एंड जो बैलेंस बचा है वो बैलेंस कंपनी के किस में बचा हुआ है, बैंक। अब बोल रहा है कि इसकी पोजीशन निकालो, फंड की पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट निकालना चाहिए कि कंपनी ने और कितने यूनिट इशू कर दिए। तो अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करूं, तो हम सेकंड पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स है आपके दोस्तों 8 लाख यूनिट्स, तो आपके पास पहले से ही पड़े हुए हैं, ठीक है। प्लस कंपनी ने कितने, मिस्टर एक्स ने कितने रुपए दिए कंपनी को, 50 लाख दिए। तो हर एक यूनिट कितने रुपए की खरीदी, 119.0475 की। तो टोटल आपके अब यूनिट्स आ जाएंगे 8,42,000 यूनिट्स। ये आपके टोटल यूनिट्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बैलेंस आपको ये निकालना पड़ेगा कि टोटल जो चेक वैल्यू थी, चेक वैल्यू वो थी ₹50 लाख की। अब आपने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट किस में किया, सी लिमिटेड में किया। कितने का किया, 18,000 के शेयर्स @ 264.40। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू आ गई 47,59,200। तो आपके पास बैंक में कितने रुपए आज के दिन पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं 2,40,000। सिंपल। अब क्वेश्चन ने मांगी है पोजीशन, तो पोजीशन दे देते हैं कि आज की डेट में पोजीशन ऑफ द फंड क्या है। तो यहाँ पे पोजीशंस की बात कर रहा था, ठीक है जी। यहाँ हम लिख देते हैं शेयर्स कि किस किस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर लेते हैं, और प्राइस की बात कर लेते हैं, और वैल्यू इन रुपीस की बात कर लेते हैं। अब कंपनी में तो इसने 5 कंपनी में किया, A B C D E, और कुछ कैश भी पड़ा था। ये सारी आपकी लिमिटेड कंपनी है। ये लिमिटेड हो गई। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो यहाँ तो 10,000 शेयर थे, यहाँ 50,000 थे। अब यहाँ पे 28,000 शेयर्स हो गए। कैसे हो गए, पहले कितने थे, तो पहले 10,000 शेयर्स थे। ये देखिए क्वेश्चन में, पहले 10,000 थे, आपने 18,000 और इन्वेस्ट कर दिए इस कंपनी में, तो 28,000 शेयर हो गए कंपनी के पास। ये ऑलरेडी 1 लाख थे, तो 1 लाख होंगे, और इसमें 30,000। अब प्राइस की बात कर लेते हैं, तो प्राइस तो वही रहेगा 19.70, ये 482.60, 264.40, 674.90 एंड 25.90। अब इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये तो वैल्यू सेम आएगी, इसमें से सिर्फ सी लिमिटेड की वैल्यू चेंज होगी। ये आपकी 2,41,30,000 जो पहले भी थी, आपकी इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये 74,03,200 हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट। और ये तो वैल्यू आपकी सेम रहेगी, 6,74,90,000। और लास्ट वन इज 7,77,000। और कैश, जो आपके पास कैश बचा है कंपनी के पास, वो 2,40,800, जो कि मैंने ऊपर बैलेंसिंग फिगर निकाल दी थी। तो आपके पास 10,02,38,000 रुपये की पोजीशन आज भी कायम है कंपनी के पास। कंपनी की वैल्यू इतने रुपए की है।
तो हमारा सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है दोस्तों। अब थर्ड पार्ट क्या बोलता है? थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, थर्ड पार्ट बोलता है कि नाउ द पोजीशन 2 अप्रैल 2009, 2009 में जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है वो ये मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स दे रखी है हमारे को क्वेश्चन में। तो इस मार्केट प्राइस से आप कंपनी की न्यू एनएवी निकालिए। तो वही करेंगे हम, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग वैल्यू है कंपनी की, तो यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेट कैलकुलेट एनएवी ऑन 2 अप्रैल 2009। यहाँ पे हम शेयर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा प्राइस है, और यहाँ पे वैल्यू है इन रुपीस। तो यहाँ पे शेयर्स तो हमारे वही है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ए लिमिटेड, और आपके पास कुछ कैश भी पड़ा है। नंबर ऑफ शेयर आपके 10,000, 50,000, 28,000, यहाँ 1 लाख और 30,000। प्राइस की बात करें तो प्राइस क्वेश्चन में नीचे दे रखा था 20 रुपीज़ 30 पैसे, 513 रुपये 70 पैसे, 290 रुपये 80 पैसे, 71.90 पैसा एंड 44.20 पैसा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सिंपल वैल्यू निकाल देंगे। 2,03,000 की वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसकी 2,56,85,000 की वैल्यू आ गई। फिर 81,42,000 की वैल्यू आ गई। फिर 6,71,90,000 की वैल्यू आ गई। और फिर 13,26,000 की वैल्यू आ गई आपकी। और 2 लाख, यहाँ पे आपकी 2,40,800 की वैल्यू आ गई। तो टोटल वैल्यू आपकी होगी 10,27,87,200। ये हमारा कैश पोजीशन सेम है। अब नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको पता है हमारे बढ़कर कितने हो गए? नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो गए हमारे 8,82,000। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारे अगर 8 लाख सॉरी 42,000, ये हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो गए, 8 लाख है ये। तो यहाँ पे अब हमारी जो एनएवी की वैल्यू आई है वो आई है रुपीज़ 122.075 पर यूनिट। ठीक है दोस्तों, ये इससे डिवाइड होगा, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन सेम थे, बट प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा इसे सॉल्व करने में। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25 दोनों एग्जैक्ट डिक्टो सेम है। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये, और एग्ज़ाम में बहुत बार आ जाता है, कभी अकाउंट के एग्ज़ाम में आ जाता है, कभी एसएफएम के पेपर में आ जाता है। मिस्टर सिन्हा है हैज़ इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड, 3 म्यूचुअल फंड में इन्होंने इन्वेस्ट किया है स्कीम एज पर द बिलो डिटेल बिलो। 3 इसमें इन्वेस्टमेंट करी है उन्होंने।
डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 1 दिसंबर, 1 जनवरी और 1 मार्च की। और आपका इन सब की वैल्यूएशन करनी है हमें 31 मार्च 2009 तक। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी 5 लाख है, 1 लाख है स्कीम वाई में, स्कीम जेड में 50,000 है। नेट एसेट्स वैल्यू एट एंट्री डेट, एनएवी जो है स्टार्टिंग में ओपनिंग एनएवी आपकी 10.5 है, 10 है, 10 है। अगर डिविडेंड रिसीव्ड की बात करें तो 31 मार्च तक आपको डिविडेंड इतना मिल गया है, इसमें 1500 मिल गया है, और अगले वाले में कोई डिविडेंड नहीं मिला है। और एनएवी की बात करें मींस क्लोजिंग वैल्यू, तो क्लोजिंग वैल्यू इसमें 10.40 है, 10.10 है एंड 9.80 है। तो यहाँ आगे बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव हिल्ड। आपको इफेक्टिव हिल्ड निकालना है ऑन पर एनम बेसिस। देखो दोस्तों, ये नोटिस करने वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट हमारा दिसंबर में हुआ है और हमें एनएवी हमें जो रिटर्न निकालनी है वो मार्च तक की निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन में जो हिल्ड मांग रहा है वो पर एनम बेसिस मांग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक के 121 डेज होते हैं, तो हमें 121 डेज का रिटर्न ना निकाल के हमें उसी एवरेज में ये बताना है कि 1 साल में कितना कमा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्कीम वाई की बात हो गई, स्कीम जेड की बात हो गई। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर नंबर 25। अब इसमें हेडिंग तो आपकी यही रहेगी, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव हिल्ड। इफेक्टिव हिल्ड की कैलकुलेशन रहेगी। ठीक है, इसमें अब हम कैटेगरी बना देते हैं। ये तो हो गया आपका पर्टिकुलर, यहाँ पे स्कीम एक्स हो गई आपकी, स्कीम वाई हो गई और स्कीम जेड हो गई। ये आपका पर्टिकुलर है। अब आप इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कितना करा है हमने, इन्वेस्टमेंट है आपका यहाँ पे 5 लाख, 1,50,000 रुपये का। ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ओपनिंग एनएवी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओपनिंग एनएवी है आपकी 10.50, 10 एंड 10 रुपीज़ 10। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा कि हमने कितने यूनिट्स खरीदे। तो यहाँ मैं सी पॉइंट नंबर ऑफ यूनिट, और ये कैसे आएगा, ए डिवाइड बाय बी कर दीजिए। तो आपने यहाँ पर जो यूनिट्स खरीदे हैं ये खरीदे हैं 47619.5, 10,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं डी की। तो डी की अगर मैं यूनिट डी के एनएवी क्लोजिंग एनएवी की बात करूँ तो क्वेश्चन में क्लोजिंग एनएवी है आपका 10.40, 10.10, 9.80। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्लोजिंग एनएवी है, आपके पास यूनिट भी है, तो टोटल वैल्यू अगर मैं कहूँ कि आपके उसकी टोटल वैल्यू की बात करूँ कि टोटल फंड की पोजीशन है, फंड की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये आपके यहाँ पे 4,98,238.12 की हो गई। यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई 1,01,000। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 49,000। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। ओके जी, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर एफ की बात कर लेते हैं कि इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो आपकी वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ, इजाफा, या कितना डिक्रीज हुआ।
ये आपको बताना है। ये आपका ई माइनस ए अगर आप करते हैं तो यहाँ पे पहले वाले म्यूचुअल फंड में तो आपको 4761.88 का नुकसान हो गया, दूसरे वाले में आपको 1000 रुपये का फायदा हो गया, तीसरे वाले में आपको 1000 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है दोस्तों, ये लॉस हो गया आपको। फिर इसके बाद पॉइंट, अगर हम जी की बात करें तो डिविडेंड रिसीव, वो तो वैल्यू की बात हो गई। फिर हमें म्यूचुअल फंड में डिविडेंड रिसीव भी मिलता है। तो क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर क्लियर दे रखा है कि डिविडेंड हमें पहले वाले में 9500, दूसरे म्यूचुअल फंड में 1500 और तीसरे वाले में कोई भी डिविडेंड नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, कैपिटल गेन क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो अब हम टोटल हेल्ड या नेट इनकम, जो भी आप कह लो, पॉइंट नंबर एच में कि टोटल हेल्ड आपको कितना फ़ायदा हुआ, तो ये फ़ायदा आपको एफ प्लस जी करने से पता चलेगा। और इनको जब करोगे तो नेट अमाउंट आ जाएगा 4738.12 एंड रुपीज़ 2500 एंड लास्ट वन इज -1000। ठीक है, ये आ गया दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन में डेज बताने हैं, क्योंकि अब सारी कैलकुलेशन, ये जो यील्ड हुआ है ये कितने डेज में किया है आपने। तो ये जो यील्ड हुआ आपको ये 121 डेज में किया है आपने, ये 90 डेज में किया है और ये आपने 31 डेज में किया है। ठीक है, ये डेज कैसे आए हैं आपको, एक ये पहली इन्वेस्टमेंट किसने की थी क्वेश्चन में, 1 दिसंबर की थी, तो 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में आपके 121 डेज आएंगे। 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में आपके 90 डेज आएंगे। और स्कीम जेड में 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपके 31 डेज आ जाएंगे। ठीक है, बहुत डेज आपके इंक्लूसिव है। ओके जी, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अब आपका इफेक्टिव यील्ड, सीधा डायरेक्ट इफेक्टिव यील्ड निकालते हैं कि एग्जैक्टली इफेक्टिव यील्ड कितना होगा। एक इफेक्टिव यील्ड, तो ये पॉइंट पॉइंट नंबर आपका आई हो गया, ये पॉइंट नंबर आपका जे हो गया। इफेक्टिव यील्ड के लिए क्या करेंगे, आपको 4738.12 इतने की रिटर्न आई। आपका इन्वेस्टमेंट कितने का था, इन्वेस्टमेंट था जी मेरा 5 लाख रुपए का। ओके जी, कितने दिनों में कमाया, तो ये कमाया 121 दिनों में, साल में हमने यहाँ पे 365 डेज लिख के इंटू में 100। ये आपकी पहली कैलकुलेशन हो गई। दूसरी कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ। यहाँ आपने कमाए 2500 रुपये, आपकी इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की, और ये आपने कमाए 90 डेज में, इसलिए 90 डेज से डिवाइड कर देंगे और 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू में 100। और तीसरी कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ। आपने कमाए माइनस के 1000 रुपीज़ और आपकी इन्वेस्टमेंट थी 50,000 की, और ये आपने कमाए 31 डेज में, और ये 365 इंटू में 100। तो पहले की कैलकुलेशन में आपको जो हील्ड आई, हील्ड इन परसेंटेज, वो इस कैलकुलेशन में तो आपकी आई 2.859% और 10.139%, और लास्ट वन इज माइनस का 23.55%। तो इस हिसाब से दोस्तों ये आंसर बहुत ही सिंपल था, बट इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना मेरे साथ साथ, तो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम 26 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ये भी 25 की तरह ही सेम है, बट कैलकुलेशन में थोड़ा सा वेरिएंस है रिक्वायरमेंट में, कि इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। मिस्टर वाई हैज़ इन्वेस्ट इन 3 म्यूचुअल फंड, 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है एज पर द फॉलोइंग डिटेल। म्यूचुअल फंड एक्स वाई जेड, इन्वेस्टमेंट आपकी वही 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख, एन ए वी आपकी 10.30, 10.10, 10। डिविडेंड आपको 31 मार्च तक 6,000 रुपये, इसमें कुछ डिविडेंड नहीं, जेड में आपको 5,000 का डिविडेंड मिल जाता है।
अगर क्लोजिंग एनएवी की बात करें तो आपकी 10.25, 10 और 10.20। और एनुअल हिल्ड की बात करें, इफेक्टिव हिल्ड जो हमने लास्ट क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर दे रखी है क्वेश्चन ने। तो क्वेश्चन कहता है कि एज्यूम 1 year इक्वल टू 365 days, मिस्टर वाई हैज misplaced the document of his investment, held him in the finding the date of his original date after the asserting the following। उसको ओरिजिनल डेज निकालने की उसने उसको ओरिजिनल डेज निकालने हैं आफ्टर असेटिंग द फॉलोइंग। तो क्या क्या निकालना है कि पहले तो ये निकालना है कि नंबर ऑफ द यूनिट इन ईच ऑफ द स्कीम, और टोटल एनएवी कितनी होगी आपकी, टोटल हिल्ड क्या हुई, और नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड। तो यहाँ पे ये नहीं देखा हुआ कि आपने इन्वेस्टमेंट कब करी। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की जो पहली 3 रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, फोर्थ रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा लॉजिक पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम आंसर नंबर 26 पे आ गए हैं। ये कहता है इसमें हमें सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट कितने परचेज करे आपने ईच स्कीम में। तो नंबर ऑफ द यूनिट परचेज इन ईच स्कीम, अगर आप एक्स की बात करें तो आपने 2 लाख रुपए लगाए और आपकी एनएवी थी ₹10.30 की। तो आपने यूनिट खरीदे 19,417.48 यूनिट्स आपने परचेज कर ली है। ठीक है जी। फिर अगर म्यूचुअल फंड वाई की बात करें तो आपने इन्वेस्ट करे 4 लाख, और हर किसी म्यूचुअल फंड की वैल्यू कितनी थी 10.10। तो इस हिसाब से आपने 39,603.96 के इतने यूनिट आपने खरीद लिए, 39,603.96। और जेड की बात करें तो ₹2 लाख के आपने इन्वेस्टमेंट करी, और रेट भी आपका सिंपल 10 था, तो आपको सिंपल 20,000 यूनिट्स मिल गए। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी यहीं ख़त्म हो जाती है कि क्वेश्चन ने पूछा था कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ ईच यूनिट्स। अब ये कह रहा है कि टोटल एनएवी मींस जो क्लोजिंग वैल्यू है आपकी एनएवी की, ये आपके टोटल फंड की पोजीशन क्या होगी इसके हिसाब से, टोटल नेट एसेट वैल्यू, आपकी टोटल एसेट्स की नेट वैल्यू। तो कोई नहीं, हम पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है टोटल एनएवी, टोटल एनएवी 31 मार्च 18 की। इसमें भी हम म्यूचुअल फंड एक्स की बात करते हैं, फिर वाई है, जेड है, अब टोटल एनएवी है। अब जाहिर सी बात है कि आपके पास कितने यूनिट है, तो मेरे पास 19,417 यूनिट, 17.48 यूनिट है, और क्लोजिंग एनएवी की वैल्यू हमारी 10.25 है। तो यहाँ पे मेरी टोटल एनएवी म्यूचुअल फंड एक्स में आ गई 1,99,029.17 की। अगर म्यूचुअल फंड वाई की बात करूँ तो ये 39,603.96 इंटू में 10 इक्वल टू में ₹3,96,039.60 की हो गई। और जेड की बात करूँ तो आपने 20,000 खरीदे थे और क्लोजिंग वैल्यू आपकी 10.20 है, तो इस हिसाब से आपकी क्लोजिंग एनएवी की वैल्यू हो गई 2,04,000। तो आपकी जो टोटल वैल्यू आ गई एनएवी वो आ गई ₹7,99,000
99,068.77। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का पॉइंट सेकंड भी फिनिश हो गया दोस्तों। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है टोटल, टोटल हील्ड बताओ, टोटल, नॉट इंडिविजुअल सिक्योरिटी की। आप टोटल हील्ड बताओ कि आपने टोटल कितने रुपए कमा लिए। कोई परसेंटेज नहीं बतानी हमें, हील्ड बताना है कि टोटल कितने रुपए कमाए। ठीक है, तो इसके लिए हम ये करेंगे दोस्तों, यहाँ लिख देंगे अपना टोटल हील्ड की हमने कितने रुपए कमाए। तो इसके लिए क्या करना है जी, ये म्यूचुअल फंड एक्स है, म्यूचुअल फंड वाई है, म्यूचुअल फंड जेड है। अगर मैं कैपिटल हील्ड की बात करूँ, दो तरीका की हील्ड है हमारी, एक तो कैपिटल हील्ड और दूसरा डिविडेंड हील्ड। डिविडेंड, इससे आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कैपिटल हील्ड की बात करूं तो आज मेरे म्यूचुअल फंड की वैल्यू 1,99,029.17 है, जिससे अगर मैं माइनस कर दूं कि मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, तो आज मुझे 970 रुपये 0.83 का घाटा हो जाएगा। और डिविडेंड क्वेश्चन में दे रखा है कि हाँ डिविडेंड आपको 6,000 का मिला है, तो नेट आपको, नेट जो इनकम ही वो 5,029.17 की आपको नेट इनकम हो गई। अब म्यूचुअल फंड वाई की बात करते हैं। तो वाई में आपका दोस्तों रुपीस, आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 396 लाख 396000 है, और माइनस आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की थी, वो 4 लाख की थी। तो टोटल आपका माइनस में आपको नुकसान हो गया 3,960.40 का। और आपको डिविडेंड डिविडेंड तो मिला ही नहीं, तो आपने तो यहाँ कमाया नहीं, गवाया। कितना गवा दिया? 3,960 रुपये 40 पैसे इस इन्वेस्टमेंट में। अब मैं यहाँ पे जेड इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ। जेड, तो जेड में आपकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई थी 2,04,000 की, और स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 2 लाख की थी। तो आपका ये आ गया 5,000। आपने डिविडेंड कमाया 5,000, और आपका, आपने इसमें से कितना कमाया, तो हमने इसमें कमाया एग्जैक्ट रुपीस 4,000। यहाँ हमने कमा लिया 5,000 डिविडेंड के रूप में, तो हमारी टोटल इनकम हो गई 9,000 की। तो दोस्तों इस प्रकार हमने एग्जैक्ट, अगर मैं रुपीस की बात करूँ तो 10,068.77 ये हमने टोटल हील्ड कमाया। और अगर मैं टोटल हील्ड को परसेंटेज में निकालूं कि एग्जैक्टली मेरा ओवरऑल, तो टोटल हील्ड जो है मेरा, मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है कितने की है, अगर तीनों इन्वेस्टमेंट को जोड़ दे तो वो मेरी 8 लाख रुपए की बैठेगी। और मैंने कमाए 10,068.77। मल्टीप्लीकेशन मेरी 100 की, 1.2586%, ये आपकी हील्ड हो गई। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों पॉइंट नंबर 3 भी खत्म हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। अब पॉइंट नंबर जो 4 है उसमें हमारा नंबर ऑफ डेज की बात कर रहा है कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ डेज आपने इन्वेस्टमेंट करा कि आपको एनुअली 9.66% का फायदा हो गया। तो अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल सिक्योरिटी पे जाएंगे। तो सिक्योरिटी यहाँ एक्स रख लेते हैं, वाई रख लेते हैं और जेड रख लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ
डेज जो है मेरे, हम नंबर ऑफ डेज को एक्स वाई और जेड मान लेते हैं। ठीक है जी। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं सबसे पहले कि इनिशियली हमने इस इंडिविजुअल सिक्योरिटी से कितना कमाया पहले वो निकाल लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने करी वो करी हमने 2 लाख की करीब, 4 लाख की और 2 लाख रुपए की। ठीक है दोस्तों, और हील्ड की बात करते हैं तो हील्ड जो हुआ हमें, हील्ड अगर मैं रुपीस की बात करूँ तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी में अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन किया था, यहाँ 25 सॉरी आपका यहाँ पे इंडिविजुअल सिक्योरिटी की बात करें तो आपने यहाँ कमाया 5029.17, सेकंड वाले में हमने गवाया -3960.40 और यहाँ पे 9000 की अर्निंग हुई। अगर इस हील्ड को मैं परसेंटेज में निकालूं कि हील्ड इन परसेंटेज, तो मैंने कमाए 2.5146 एक सिक्योरिटी से, दूसरी सिक्योरिटी में मैंने कम गवाए 0.9901% और थर्ड में मेरे 4.5%। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखेंगे कि आप इंडिविजुअल सिक्योरिटी से 2.5146 कमा रहे हो, बट ये कितने दिन में कमा रहे हो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, और 4.5 और एनुअली कितना कमा रहे हो वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर मैं एनुअली की बात करूं तो एक बार एनुअली भी लिख देता हूं, आपको ज़्यादा सब क्लियरिटी समझ में आएगा। अगर मैं एनुअली की बात करूं तो आप एनुअली कमा रहे हो 9.66%, यहाँ कमा रहे हो माइनस का 11.66% और 24.15% एनुअली। तो दोस्तों अभी तक इस क्लैरिटी को समझने के लिए आपको एक सिंपल वर्किंग करनी पड़ेगी। आप ये समझिए कि अभी तक जब आप एनुअली हील्ड निकालते थे, एनुअली हील्ड, तो उसका फॉर्मूला आपका होता था कि आपका जो नॉर्मल हील्ड है उसको आप जितने डेज से कमाते थे नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके और 365 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, तो आपका एनुअली हील्ड आ जाता था। अब क्वेश्चन में आपको एनुअली हील्ड दे रखा है, तो मैं इसे ऐसे इस इक्वेशन को मैं नंबर ऑफ डेज बना के और यहाँ तो आपकी हील्ड है ही इंडिविजुअल सिक्योरिटी की, ये आपकी एनुअली हील्ड आ गई और ये आपका 365 आ गया। इस इक्वेशन में आप अब पॉइंट को फिट कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इक्वेशन में पॉइंट को पुट करने के लिए यहाँ पे आपका 100 का मल्टीप्लिकेशन होता था, अब यहाँ पे आपने परसेंटेज लिख दिया तो ये 100 हट जाएगा। तो इसमें आप सीधा लिख दीजिए नंबर ऑफ डेज इक्वल टू, अब हील्ड कितनी थी आपकी 2.5146 अपॉन में 9.66 इंटू में 365, ये आपकी पहली कैलकुलेशन हो गई। दूसरी कैलकुलेशन की बात करूँ तो 9 माइनस का है तो 0.9901 अपॉन में माइनस का 11.66 इंटू में 365, ये इक्वेशन हो गई। और थर्ड इक्वेशन हो गई आपकी 4.5 अपॉन में 24.15 इंटू में 365, ये हो गई। तो इस वर्किंग को आप करेंगे तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आएगा
95 डेज किया आपने, 95 डेज में कमाया। सेकंड वाले का आएगा आपका 31 डेज, और थर्ड वाले का आएगा आपका 68 डेज। और इन जब डेज को हम ऐड कर देंगे डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जो कि क्वेश्चन की प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी, डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन ने सबसे पहले मांगा था। ये मैं दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन कि Mr. Y has misplaced the document of his investment, helping him in to help करना है हमें उसमें, him in finding the date of his original investment after asserting the following। तो हमने जब ये चारों चीज़ें निकाल दी हैं, तो ओरिजिनल डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी वो अब हमें पता चल गई। तो ओरिजिनल डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 26 दिसंबर 17 होगी, 28 फरवरी 18 होगी, और 22 जनवरी 18 आएगी। डेज को आप लेस कर देंगे 31 मार्च से, तो आपकी ये डेट निकल के आ जाएगी एग्जैक्टली। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी, फोर्थ पॉइंट इसका काफ़ी लॉजिकल था। और इस क्वेश्चन को भी आप एक साथ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा।